नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके सर ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12 के जो हिंदी है 100 मार्क्स का, उसका मैं पहला जो कविता है उसका मैं कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहूँगा। कवि के बारे में बताऊँगा, कविता का बहुत सारा अर्थ मैं अच्छी तरह से डिटेल से बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कविता का गहराई से अर्थ समझे बिना ही कहीं ना कहीं से इधर उधर से गाइड से कुंजिका से तैयारी करते हैं, तो जिनसे उनका कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रह जाता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग क्या करें, कविता को गहराई से अर्थ को समझ करके यदि आप एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आंसर का तैयारी करेंगे, तो आपके लिए आसान होगा और ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा काव्यखंड और कक्षा 10+2 का हिंदी, जिसमें जो प्रथम कविता है दोस्तों, प्रथम पाठ वो है करवक, जो पद्मावत नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। उन्होंने ही इस रचना को लिखा है और ये रचना हमारे कक्षा 12 के हिंदी में भी दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले काव्य परिचय क्या है। तो दोस्तों करवक जो है उसके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्होंने ही करवक का रचना किया था। और दोस्तों उनका जन्म जो है ना, वो अभी तक अनुमानित ही है, उसके जन्म का हकीकत अभी पता नहीं चल पाया है। अनुमानता लोग मानते हैं कि उनका जन्म जो है ना 15वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी कि 15वीं सदी के अंत के समय में, जो लगभग माना जाता है 1492, और उनका जन्म स्थान अमेठी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और उनका जो निधन है, यानी उनकी जो मृत्यु हो गई थी, वो लगभग 1548 में। और दोस्तों ये उनका जन्म और निधन था। और उसका व्यक्तित्व के बारे में बहुत रोचक चर्चाएं हैं दोस्तों। उनका व्यक्तित्व कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था। उनके कई सारे शारीरिक व्याधियाँ भी थी, जिनमें हम लोगों को जानकारी मिल पाई है कि उनके मुँह में चेचक का दाग था। और वो बाई आँख से काने भी थे, कानों से उन्हें कम सुनाई पड़ता था। इतनी सारी शारीरिक व्याधियों के बावजूद भी वे अच्छी रचनाओं का निर्माण किया, और हम लोगों को उनकी रचनाओं को भी पढ़ते भी हैं। तो उनकी रचना क्या है, आइए देखते हैं। तो उनका सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, पद्मावत। आप लोगों को याद रख लेना है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, जो पद्मावत लिखे हैं। इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरनामा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। इनको अच्छी तरह से याद रख लेना है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी। इसी प्रकार उन्होंने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा इत्यादि उन्होंने लिखा है। और दोस्तों इनके काव्य की जो अधिकतर भाषा है वो अवधी है, इसको भी याद रखना है। ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये जो हम लोग का करवक है, करवक जो पहले कविता है, प्रथम कविता, वो पद्मावत से ही लिया गया है। और एक चीज़ और उनके बारे में याद रखना है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर के कवि हैं। और उन्होंने जो करवक लिखा है, मैं उनका आप लोगों को उनके प्रत्येक पंक्ति का हिंदी अर्थ करके समझाऊंगा। आप लोग इसको देखेंगे तो गहराई से समझ में आएगा। इसके बाद अगर आप प्रश्न उत्तर का तैयारी भी करेंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब उनके द्वारा रची गई रचनाओं को समझते हैं, उसका पूरा अर्थ जानते हैं, क्या कहते हैं कवि। तो ये करवक जो कि प्रथम भाग है, ये पूरी कविता 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है करवक का, जिसमें कवि पहले बोलते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी। इसमें जैसे कि मैंने पहले ही काव्य परिचय में बताया था कि कवि जो थे एक आँख से काना थे, उन्हें सिर्फ एक ही आँखों से दिखाई पड़ती थी। तो कवि कहते हैं कि वे एक आँख से देखते हुए, उनके पास देखने के लिए मात्र ईश्वर ने एक ही आँख दिया था, फिर भी वह बहुत अपने आप को गुणवान समझते हैं। वो अपने आप को कमी उनमें कोई भी महसूस नहीं होता है। वे कहते हैं कि एक नैन रहते हुए भी वे बहुत गुणवान हैं। और सोई विमोहा जई कवि सुनी, और जो भी उनके रचनाओं को सुनते हैं, जो भी लोग उनके रचनाओं को पढ़ते हैं, वे सब चकित हो जाते हैं, वे सब ज्ञान लेने के लिए उनके पास आते हैं। अब आगे लिखा हुआ, चांद जईस जग विधि और तारा। दोस्तों यहाँ पे दूसरी पंक्ति में कवि अपनी तुलना चांद से किए हैं कि जिस तरह से
ईश्वर ने दुनिया में चांद को बनाया तो चांद में दाग होता है, और चांद दाग रहते हुए भी चांद क्या करता है, दूसरे को प्रकाश फैलाता है, दूसरे को रोशनी देता है। तो कभी अपने आप को चांद जैसा तुलना करता है। कभी कहते हैं कि जिस तरह से चांद में दाग होता है वैसे ही ईश्वर कवि को कुछ कमियां दी हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख कमी है उनको आँखों से कम दिखाई पड़ता है। तो जैसे उनके आँखों से कम दिखाई पड़ता है, फिर भी वे दूसरों को क्या करते हैं, अपने रचनाओं से, अपने द्वारा लिखी गई ग्रंथों से दूसरों को ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और दीही कलंक कीही उजियारा, जिस प्रकार चांद में दाग होता है, दाग रहने के बाद भी वह उजियारा फैलाते हैं, रोशनी फैलाते हैं। और कभी भी एक आँख से काना रहने के बावजूद लोगों को अच्छी अच्छी रचनाएं दे करके ज्ञान रूपी रोशनी फैलाते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा पंक्ति। जग सूझा एक ही नैनहा, जग सूझा एक ही नैना, वा सुख अस नखत महा। इसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के रहते हुए भी उन्हें मात्र एक नैन से दिखाई पड़ता है, फिर भी वे सारी दुनिया का ज्ञान हासिल कर लिए हैं। जिस प्रकार से सारे नक्षत्रों के बीच, जिस प्रकार से सारे ग्रहों के बीच एक शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है जो सभी नक्षत्रों को रोशनी फैलाते रहता है, अपने ज्ञान रूपी रोशनी कभी भी यहाँ पर सभी लोगों को फैलाते रहते हैं। अब आगे देखते हैं। जो लही अमही डाब न होई, जो लही अमही डाब न होई, तो लही सुगंध बास न होई। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जिस आम में जो आम नुकीली नहीं होता है, जो आम नुकीली नहीं होता है उसमें अच्छा सुगंध नहीं होता है, वो आम अच्छा स्वादिष्ट नहीं होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जहाँ पर अच्छाई होता है वहाँ कुछ न कुछ खराबी भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, खराबी को नज़रअंदाज करके उनके अच्छाई को हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ कवि भी कहते हैं कि जिस प्रकार आम के गोलाई को, आम के संपूर्ण गोलाई को, एक जो नुकीली आम में जो निकला रहता है थोड़ा सा नुकीली टाइप का, वह संपूर्ण गोलाई को खराब कर देता है, शकल कहने का मतलब बिगाड़ देता है। लेकिन वह नुकीली होने के बावजूद तो आम सुगंधित होता है, सबसे खाने में स्वादिष्ट होता है। अब आगे चलते हैं। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भाऊ असुज अपारा। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र का पानी हम सभी लोग जानते हैं नमकीन होता है, लेकिन खारा रहने के बावजूद, नमकीन रहने के बावजूद वो क्या है, समुद्र असूज है। कहने का मतलब है समुद्र अपार है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, जिसको हम आज तक पूरा गहराई से देख नहीं पाते हैं। तो इसमें समुद्र में भी कुछ कमियां थी, समुद्र का पानी खारा था, लेकिन उसमें अच्छाई क्या है, अच्छाई है समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, अपार है। तो कभी भी यहाँ बताने का कोशिश किया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग लगासा। यहाँ पे हम सभी लोगों ने एक धार्मिक कहानी भी सुना होगा कि सुमेरु नामक पर्वत को भगवान शंकर ने क्या किया था, अपने त्रिशूल से नाश कर दिया था, उस पर्वत को अपने त्रिशूल से गिरा दिया था। और भगवान शंकर के द्वारा इस कार्य को किए जाने के कारण सुमेरु पर्वत किस चीज़ का हो गया था दोस्तों, सोना का हो गया था। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे थोड़े सा कुछ ना कुछ खराबी होती है वहीं पे भी अच्छाई भी होती है। तो यदि भगवान शंकर सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नहीं गिराते तो शायद वो सोने का नहीं होता। यही चीज़ कभी भी यहाँ पे कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं ककारा। कहने का मतलब है कि यदि जो कच्चा सोना होता है जिसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती है, उस कच्चे सोने को जब तक से हम अगर आग में नहीं तपाते हैं तो उनसे अशुद्धियाँ बाहर नहीं जाती हैं। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि यदि कच्चा सोना को से हमें शुद्ध सोना निकालना होगा तो उनको आग में जो है ना उसको डालना होगा, तभी हमको शुद्ध सोना मिल सकता है। तो यहाँ भी कभी वही बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं। एक नैन जस दर्पण ओ तेही निर्मल भाव। कभी कह रहे हैं कि हमारा जो एक आँख है ना वो दर्पण के समान, ऐनक के समान निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है, जिसमें कोई भी छल कपट ये सब नहीं है। तो कभी अपने एक आँख की तुलना दर्पण से भी यहाँ पे किया हुआ है। अब आगे है। सच रूपवंत गही मुख जोई का चाऊ। यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी देखने में कुरूप है, ईश्वर ने उनको शारीरिक कई प्रकार के व्याधियाँ दी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कवि के मुंह पे चेचक का भी दाग था, आँखों से एक बाएं आँख से उन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता था, काना था वे, और उनको सुनाई भी कम पड़ता था। इतनी सारी शारीरिक व्याधियाँ रहने के बावजूद कवि में इतना आत्मविश्वास है
कि उनके रचनाओं को जानने के लिए बड़े बड़े जो रूपवान लोग हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानवान लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके रचनाओं को जानने के लिए उनके पास आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। ये था दोस्तों प्रथम भाग का करवक का हिंदी अर्थ। मुझे आशा है प्रथम भाग आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अभी जो दोस्तों एग्ज़ाम का समय चल रहा है, बच्चे लोग बहुत ज़बरदस्त रूप से भिड़े हुए हैं तैयारी करने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके इस तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ अपने तरफ से योगदान दूं। दोस्तों ये था करवक का पहला भाग। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इसका दूसरा भाग दूसरे वीडियो में बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूँगा, खास करके जो व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और भी एजुकेशनल वीडियो बना पाऊँ। और दोस्तों मैं अंत में पुनः एक बार फिर अपना चैनल का नाम बताना चाहूँगा। दोस्तों मेरा चैनल का नाम है SK सर ऑनलाइन क्लास। इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, अपने रिलेशन में दोस्तों के पास शेयर करें, उनको बताएं, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।